पहलगाम हमले को 1 साल होने को है 3 दिन बाद, यानी 22 अप्रैल। वो मनहूस दिन जब बैसरन घाटी में इंसानियत छलनी हो गई थी। गोलियों की गूंज के बीच सिर्फ खौफ नहीं था, कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जो इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल बन गई। उन्हीं कहानियों में से एक नाम है सज्जाद अहमद भट्ट। एक आम इंसान, लेकिन उस दिन उसके हौसले ने उसे खास बना दिया। जब हर तरफ डर था, तब सज्जाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश की। आज उस हमले को 1 साल के बाद हम आपको सुनाएंगे सज्जाद अहमद भट्ट की वो कहानी जो बताती है आतंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसानियत उससे हमेशा बड़ी होती है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 1:50 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। बैसरन घाटी अपनी सामान्य रफ्तार में थी। हरे मैदानों में सैलानियों की चहल पहल, बच्चों की हंसी और घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई जिप लाइन का इंतजार कर रहा था, तो कोई बस वादियों की खूबसूरती में खोया था। तभी अचानक घने पाइन जंगलों की तरफ से कुछ संदिग्ध हलचल हुई। मिलिट्री जैसी वर्दी में हथियारबंद आतंकी धीरे धीरे घाटी में दाखिल हुए और देखते ही देखते माहौल बदल गया। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। लोग संभल पाते उससे पहले ही आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, हर चेहरा खौफ से जकड़ गया। इसी अफरा तफरी और दहशत के बीच एक ऐसा पल आया जब इंसानियत ने डर को चुनौती दी, और वहीं से शुरू होती है सज्जाद अहमद भट्ट की कहानी। कहानी थी सज्जाद अहमद भट्ट की, जो एक रियल हीरो की तरह सामने आए। अपने कंधे पे उन्होंने जो इंजर्ड टूरिस्ट थे उन्हें उठाया और बैसरन की उन वादियों से चल के नीचे आए और सेफली कई सारे टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया। आतंकी धर्म पूछ कर लोगों को निशाना बना रहे थे, लोगों से कलमा पढ़वाया जा रहा था। कानपुर के शुभम द्विवेदी आतंकियों की गोली का पहला शिकार थे, जिनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। उनकी पत्नी ऐशन्या द्विवेदी के सामने इसी तरह कुल 26 लोगों को एक एक करके मौत की नींद सुला दिया गया। इस नरसंहार की खबर जैसे ही बैसरन घाटी के हवाओं से बाहर निकली, हड़कंप मच गया। इसी खौफनाक मंजर के बीच खबर सज्जाद अहमद भट्ट तक भी पहुंची। वो उस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन खबर लगते ही उन्होंने बिना देरी के अपने कदम उस दुर्गम रास्ते की तरफ बढ़ा दिए जहां आतंकी मौत का खेल खेल रहे थे। उस समय जो 22 अप्रैल का 22 अप्रैल था, तो उस समय हम घर पे था। तो जब हम घर पे था तो हमारे चाची था, उसका डेथ हुआ था। तो जब ऐसे ही न्यूज़ सुना है सब लोगों के एक दूसरे से सुना है कि बैसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पर किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी को से भाग के निकले। हम घर से गए हैं और मेरे साथ यहाँ का जो पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वहीद साहब है, मैं उन्हीं के साथ गया था। जब वो जा रहा है तो मैं भी उन्हीं के साथ जा रहा है। तो हम बैसरन पहुंचे हैं, तो फिर वहाँ पे हमने जो देखा था तो वो हम बयान भी नहीं कर सकते वहाँ पे क्या मंजर था। सज्जाद अहमद भट्ट के सामने भयावह मंजर था। चारों तरफ चीखें गूंज रही थी, घायल लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। जमीन खून से लाल हो चुकी थी और हर तरफ भगदड़ के निशान थे। कोई अपने परिजन को खोज रहा था, तो कोई दर्द से कराहते हुए जिंदगी की आस लगाए था। डर अब भी हवा में तैर रहा था। ऐसे में सुरक्षा का भरोसा दिलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। तो फिर वहाँ पे जो जख्मी थे उनको हमने पानी वानी पिलाया और उनको दिलासा दिया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ का लोकल है, आपकी मदद के लिए आए हैं। तो फिर हमने वहाँ पे जो फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाल के किसी को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और किसी को गाड़ी में छोड़ के आए। उस वक्त बैसरन घाटी की एक एक तस्वीर दहशत से भरी थी।
बच्चे अपने पिता की लाश के पास रो रहे थे, लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। मुसीबत की इस घड़ी में सज्जाद ने हौसले और उम्मीद की नई परिभाषा गढ़ दी। उन्होंने घायलों को अपनी पीठ पर लाद कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। जो वहाँ पे मैंने वो बच्चे, उनका माँ और वहाँ पे था वो उनका फादर का डेथ हुआ था, जो बच्चे थे वो उनके बच्चा जो था उनके चेस्ट पे था, पापा उनका फादर के चेस्ट पे था, और उनका वाइफ भी जो उसके मतलब इर्द गिर्द घूम रहा था। हमने उनको उठाया, बोला कि आप मतलब आप यहाँ से निकलो, अभी जगह सेफ नहीं है, हम आपको हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे। वो नहीं मार रहा है वहाँ से जाकर, बोला हमारा पापा का डेड बॉडी है यहाँ पे। हमने बोला नहीं, अभी सिक्योरिटी आ रहा है, वो आपको दे देगी इसका डेड बॉडी, अभी आप यहाँ से निकलो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मतलब जगह भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, अभी ऐसा हादसा हुआ है तो आप यहाँ से निकलो। फिर हमने वहाँ से उनको निकाल के हॉस्पिटल तक पहुँचा, जो बच्चा जख्मी थे, और उनकी माँ दूसरे मतलब बंदे के साथ था, वो उनको लेके जा रहा था नीचे। बैसरन घाटी की खूबसूरती पर आतंक अपना बदनुमा दाग लगा चुका था, लेकिन यहाँ से लोगों का रेस्क्यू इसलिए भी चुनौती भरा था क्योंकि घाटी चारों तरफ से घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से घिरी हुई थी। किसी तरह का सीधा वाहन मार्ग नहीं था और घायलों को बाहर निकालने के लिए इंसानी ताकत ही एकमात्र सहारा थी। हर कदम पर डर था, कहीं आतंकी फिर से हमला न कर दे। इसके बावजूद स्थानीय लोग, पोनी हैंडलर्स और बचाव दल बिना डरे जुटे रहे। किसी ने घायलों को कंधों पर उठाया तो किसी ने अस्थायी स्ट्रेचर बनाए। वक्त के खिलाफ ये जंग थी, जहां हर सेकंड कीमती था और हर कोशिश एक जिंदगी बचाने की उम्मीद। बहुत सारे बाद में जो बहुत सारे मतलब ATV वाले आए थे, बाकी जो ड्राइवर साहबान वो भी आए थे, और जिनके पास गाड़ी नहीं था उनको जो यहाँ के ये कार एसोसिएशन है उनके जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनने उनको गाड़ी दी गई, जिनका श्रीनगर में होटल है उनको वहाँ पे इस होटल में छोड़ के आया है। बहुत सारे लोगों को उनको फ्री यहाँ पे जो गाड़ी था फ्री सेवा किया, गाड़ी जिनको श्रीनगर पहुँचाया, किसी को होटल में पहुँचाया है, और बाकी जो जख्मी थे जिनका मतलब जख्मी थे उनको हॉस्पिटल में पहुँचा के वहाँ पे उनको भी मतलब वहाँ पे जो क्या बोलते फर्स्ट एड की मतलब उनकर किया है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद ये हमला देश की चेतना को झकझोर देने वाला था। कश्मीर, जिसे धीरे धीरे शांति और पर्यटन की नई पहचान मिल रही थी, वहां इस तरह का नरसंहार कई सवाल खड़े कर गया। सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और आतंकियों की नई रणनीति, सब कुछ जांच के दायरे में आ गया। इस हमले ने ये भी दिखाया कि आतंक अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों, उनकी खुशियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच सज्जाद जैसे लोगों की कहानियां उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आई। ये ऐसा चीज़ है कि ये जो यहाँ पे हादसा हुआ है एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसमें मतलब मज़हब से कोई लेन देन नहीं है, एक इंसानियत का मतलब कत्ल हुआ है कि कश्मीर का जो ये हिस्ट्री है, कश्मीर के लाइफ में पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपस में बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन होता है, आपस में फायरिंग होता है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी, यहाँ पे एक मतलब आम लोगों का जान चला गया है। इसीलिए मतलब इसमें पूरा कश्मीर का पूरा आल जो हमारा इंडिया, पूरा इंडिया के लोग निकाले इसके मज़ामत के लिए, इसको कंडेम, इस अटैक को कंडेम किया कि क्योंकि एक आम लोगों पे जिनको बेचारे को पता नहीं है कि वो एज टूरिस्ट आए हैं, यहाँ पे मेहमान थे हमारे, उनके ऊपर अटैक किया, तो वो समझो पूरा कश्मीर के ऊपर अटैक हो। और पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि पूरे देश के दिल पर लगा गहरा घाव था। इस हमले ने कश्मीर की उस छवि को झकझोर दिया जो धीरे धीरे अमन और पर्यटन के लिए जानी जाने लगी थी। देश भर में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। ऑपरेशन महादेव के दौरान इस हमले के गुनहगारों को उनके अंजाम तक तो पहुंचा दिया गया, लेकिन वो तारीख भुलाए नहीं भूलती। ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, वो कभी मतलब जिंदगी, ये तो भूलने वाला इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि मौसम लोगों पे अटैक हुआ, मौसम लोगों का जान चले गए इसमें। तो ये ऐसा मतलब इंसिडेंट है कि जिसको आदमी कभी भूल नहीं सकते हैं। जब अकेले में इंसान होता है, बंद कमरे में होता है, तो ज़रूर मतलब मन में आता है कि जो उस समय का जो मंजर था वो ज़रूर याद आता है इंसान को। सज्जाद अहमद बट देखिए, उस टाइम पे जब ये बाइसरन आतंकी हमला हुआ, किस तरह से कंधे पे इन्होंने एक फैमिली मेंबर जिसको गोली लगी थी, वो अपनी जान गंवा बैठा था, शहीद हो गया था, उसके छोटे बच्चे थे, उसकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द थे वो, और इमीडिएटली फिर ये वहां पहुंचे, उन बच्चों को अपने कंधों पे लाया और यहाँ पर वापस पहलगाम नीचे पहुंचाया। तमाम कहानी सुनी आपने, काफी कुछ बदला है इस एक साल में। फिर अगर आप सज्जाद की पर्सनल लाइफ की बात करें, पहलगाम की बात करें या टूरिज्म के हवाले से बात करें, लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि साथ ही साथ जब ये आतंकी हमला हुआ, मई का महीना था, जब
ये आतंकी जो पहलगाम टेरर अटैक से जुड़े हुए थे, ऑपरेशन महादेव हुआ दाशीगांव महादेव की पहाड़ियों में, जहां पर उन्हें सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस का और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं ना कहीं एक क्लोजर तो मिला, लेकिन ये फैमिलीज जो हैं जिन्होंने अपने शहीदों को, अपने रिश्तेदारों को खोया है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं आज यहाँ पहलगाम में, कहना यही है कि वापस से ये बाइसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, इसे खोल दिया जाए। साथ ही साथ कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे अभी सजाद वाटरफॉल की बात कर रहे थे, या कुछ और डेस्टिनेशन है, उन्हें खोल दिया जाए ताकि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को और उन टूरिस्ट को, उन फैमिलीज को जिन्होंने 26 लोगों की शहादत दी है, उनको एक क्लोजर मिले। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से अयूब खान के साथ मैं सरोज कफी। ईरान की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों पर बंदूकों के साथ ईरानी महिलाएं उतर गई हैं। बंदूकों के साथ उतरी है ईरानी महिलाएं, क्योंकि यूएस से जारी तनाव के बीच में ईरान में ये शक्ति प्रदर्शन महिलाओं के माध्यम से हो रहा है। सड़कों पर बंदूकों के साथ उतरी हैं महिला। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बंदूकों के साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर पड़ी हैं। जन सैलाब ईरान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ईरान में शक्ति प्रदर्शन देखा जा रहा है महिलाओं का। देखिए आप महिलाएं किस तरह से सड़कों पर उतर आई हैं, अपना देश का झंडा और हाथों में बंदूकें लेकर वो यूएस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान की महिलाओं का ये शक्ति प्रदर्शन है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से झंडे लहराते हुए अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतर पड़ी हैं ईरानी महिलाएं। और एक बड़ा मैसेज है यूएस के खिलाफ कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी महिला ब्रिगेड बुरके में और बंदूकों के साथ सीना तान कर आगे खड़ी हो गई है। और यूएस को ये बड़ी चेतावनी है, बड़ा शक्ति प्रदर्शन है यूएस के खिलाफ। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच टेंशन हुई है और 2 दिन बाद सीज फायर की भी डेडलाइन पूरी होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से हॉर्मुज पर हाहाकार मच गया है, क्योंकि ईरान ने फिर से हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। एक दिन पहले ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का ऐलान किया था, लेकिन यह घोषणा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी हटाने से मना कर दिया। ईरान की ओर से नरमी बरते जाने के बावजूद अमेरिका ने निगरानी जारी रखी, जिसे आधार बनाकर ईरान ने यू टर्न लिया और हॉर्मुज खोलने के फैसले को 24 घंटे के भीतर पलट दिया। इसका बड़ा असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि हॉर्मुज पार कर रहे भारत के 2 जहाजों पर भारी गोलाबारी की गई। इराक से तेल लेकर आ रहे भारतीय जहाजों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ओमान के पास ईरानी गनबोट से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। और अब लगभग ये तस्वीर साफ हो गई है कि कभी यूरेनियम तो कभी हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। लिहाजा ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले दौर की बैठक की तरह ही दूसरे राउंड की भी बातचीत भी फेल हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज पर नए हालात कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान से तनाव के बीच यूएस आर्मी ने बड़ा कदम उठाया है। यूएस ने जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की ओर से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि सीक्रेट तरीके से थार्ड और पैट्रियट की तैनाती की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुए थार्ड और पैट्रियट, ये दोनों सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुए। ईरान से खतरे के बीच अमेरिकी सेना अलर्ट पर है। अब आपको विस्तार से एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड की पावर दिखाते हैं। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल रक्षा तकनीक पर आधारित मिसाइलों को धरती के वातावरण के बाहर यह नष्ट करता है। हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर यह काम करता है। थार्ड 150 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। 200 किलोमीटर की रेंज में मिसाइलों को यह मार गिराता है। रडार सिस्टम 1000 किलोमीटर तक यह ट्रैकिंग में सक्षम है। अरब सागर में यूएस नौसेना की नाकेबंदी तेज हुई है। अमेरिका ने यूएसएस रशमोर को तैनात किया है। डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस रशमोर से गश्त जारी है। यूएसएस रशमोर से ईरानी पोर्ट की नाकेबंदी की गई है। ट्रंप की वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग, एक्सूस की
रिपोर्ट में दावा किया गया है जेडी वेंस की तरफ से कि जेडी वेंस, मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ बैठक की गई है। हॉर्मुज की तालाबंदी पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी गई। ईरान के साथ चल रही बातचीत पर भी चर्चा की गई। समझौता नहीं होने पर फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। यूएसएस रशमोर से ईरानी पोर्ट की नाकेबंदी की गई है। अरब सागर में यूएस नौसेना की नाकेबंदी तेज की गई है। ईरान की नाकेबंदी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रशमोर को तैनात किया गया है। ट्रंप की वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग, एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेडी वेंस, मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ ये बैठक हुई है, इमरजेंसी बैठक हुई है। हॉर्मुज की तालाबंदी पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी गई। ईरान के साथ चल रही बातचीत पर चर्चा की गई। समझौता नहीं होने पर युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट है ये। जेडी वेंस, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट के साथ बैठक की गई है और तालाबंदी पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी गई है कि ईरान से जो वार्ता चल रही है उस पर चर्चा की गई कि क्या बातचीत में चल रहा है और अगर समझौता नहीं हो सकता तो फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अब आपको इस मीटिंग के बारे में विस्तार से बताते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग की गई। ट्रंप की वॉर कैबिनेट की यह इमरजेंसी मीटिंग थी। ईरान की ओर से हॉर्मुज बंद करने पर वॉर कैबिनेट की यह मीटिंग थी। इस मीटिंग में जेडी वेंस, रूबियो, पीट हेग्सेथ शामिल थे। मीटिंग में ईरान के साथ बातचीत पर चर्चा की गई और बातचीत सफल नहीं होने पर फिर से हमले की चर्चा हुई है। ये बातचीत हुई है और हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने दावा किया है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हमला किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझ में नहीं आता कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 47 साल तक इंतजार क्यों किया गया। इस बार कुछ गलत किया गया तो ईरान पर फिर बम बरसाएंगे। They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबफ का बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज पर अमेरिका के साथ टकराव चरम पर है। अमेरिकी माइन स्वीपर को मार गिराने की चेतावनी दी। अमेरिका को समृद्ध यूरेनियम नहीं भेजेगा ईरान। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खातिरजादे का दावा है कि परमाणु मुद्दे पर सीधी बातचीत से ईरान का इनकार है। ये बड़ी बातचीत है, बड़ा दावा किया गया है कि सीधी बातचीत से ईरान का इनकार किया गया। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खातिरजादे का दावा। از اینجا میخوام برن همه برن ما نریم مگه یه امکان پذیره این هم اشتباه رو اشتباه طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد محدودیت روش خواهد اومد اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره ما کنترل تنگه دست ماست الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले हॉर्मुज से जुड़ी टॉप 10 खबरें दिखाते हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की फायरिंग ने अब इस पूरे इलाके को हाई टेंशन जोन बना दिया है। भारतीय तेल टैंकर सीधे निशाने पर आए, जिसके बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को जवाबदेही के लिए बुलाया। साथ ही सुरक्षित आवाजाही बहाल करने की मांग भी की गई। इस बीच कई भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा, जबकि देश गरिमा जैसे कुछ जहाज इस खतरनाक रूट को पार करने में कामयाब रहे। ओमान के पास गनवोट से हुई फायरिंग ने खतरे को और बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पिछले 6 हफ्तों से हॉर्मुज लगभग बंद है। समझौते के बावजूद रास्ता फिर से रोक दिया गया। ऐसे में अब इसका असर है वो सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार
और ऊर्जा एरिया पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक ईरानी जहाजों पर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते। इस बीच सामने आए मरीन ट्रैफिक के जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि शुक्रवार को कई जहाज खाड़ी से होते हुए हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन शनिवार को कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया और वापस चले गए। आप देखिए कि आप ये जहाज का पूरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जहाज जा रहा है, ये लेवरताज से होते हुए, और आप देख सकते हैं पूरा इलाका उस रूट का हम आपको दिखा रहे हैं जो जहाज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर जहाज पहुंचा उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट में, और उसके बाद ये आप वापस देखिए किस तरह से जब ये वापस हुआ, जब इस पर ये दूसरा जहाज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से फायरिंग हुई उसके बाद उसको अपना रास्ता वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये माधुरी है जो फायरिंग के बाद, क्योंकि भारी फायरिंग की गई थी इनके ऊपर, इसके बाद इनको वापस लाया गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से फायरिंग हुई और अपने रास्ते से इनको वापस लौटना पड़ा। हॉर्मुज में भारत के 2 जहाजों पर भारी गोलाबारी की गई। ईरान की नौसेना ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद दोनों जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि इन जहाजों में इराक से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आ रहा था। इस पूरे मामले को भारत ने गंभीरता से लिया है। फायरिंग की घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया और इस घटना पर गहरी चिंता जताई। हॉर्मुज में तनाव चरम पर है। भारतीय जहाज पर हुई गोलाबारी ने अब तूल पकड़ लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया क्योंकि ईरानी गनबोट ने बिना किसी चेतावनी के भारतीय सुपर टैंकर को निशाना बनाया। चलिए इस मैप के जरिए समझते हैं कि यह पूरी घटना कैसे और कहां हुई। दरअसल भारत का जहाज इराक से तेल लेकर आ रहा था। करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आ रहा था। शिपिंग मॉनिटर, ट्रैकर्स और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जब भारतीय जहाज ओमान के पास से गुजर रहा था तभी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की 2 गनबोटों ने बिना किसी रेडियो चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दिया। देखिए ये जहाज आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरे जहाज देखिए किस तरह से ईरानी गनबोट की तरफ से भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई। आप देख सकते हैं वो तेल लेने के लिए उस हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल रहे थे जहां पर नाकेबंदी खोल दी गई थी, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी के बाद ईरान ने भी फैसला वापस लिया और किसी भी जहाज को जाने से रोकने के लिए उन्होंने फायरिंग की। और जब भारतीय 2 जहाज, ये आप तस्वीरों में आप देखिए, ये 2 जहाज दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय जहाज थे, जब ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो ईरानी गनबोट की तरफ से भारतीय जहाज पर हमला किया गया। ईरानी गनबोट से फायरिंग की गई जिसकी वजह से इनको वापस लौटना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि भारतीय जहाज और चालक दल सुरक्षित हैं। किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। सभी सेफ बताए जा रहे हैं। लेकिन इस जो फायरिंग की गई, इस फायरिंग की वजह से जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा, भारतीय जहाजों को वापस लौटना पड़ा। अब इस पूरी घटना पर भारत ने जवाब मांगा है। अधिकारियों ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। फायरिंग के बाद हॉर्मुज से लौटे भारतीय जहाज, फायरिंग के बाद भारतीय जहाज वापस लौट आए हैं। गोलीबारी में भारतीय जहाज को नुकसान नहीं हुआ है। फायरिंग के बाद भारत में ईरानी राजदूत को तलब किया गया। भारत ने जहाज पर हुई फायरिंग का विरोध जताया और कड़ी चिंता जाहिर की। ईरानी प्रतिनिधि का उसको ऊपर तक बात पहुंचाने का भरोसा उसने दिया है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बयान आया है। हॉर्मुज पर डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का बयान सामने आया है कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। थोपे गए युद्ध के कारण दोबारा से बंद हुआ हॉर्मुज। उम्मीद है कि बहुत जल्द हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। यह आश्वासन डॉक्टर अब्दुल मजीद ने दिया है। जब इस तरह की खबरें सामने आई और भारत की तरफ से चिंता जताई गई तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंध हमारे बहुत गहरे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा।
as you know, our relationship with India, it's very strong relationship, very good relationship, very strong relationship. And before that also, while a lot of countries couldn't benefit from the Strait of Hormuz and getting their gas and oil passing through the Strait of Hormuz, but Indians, they got it because of good relationship between Iran and India. हॉर्मुज़ में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जहाज पर हुई गोलाबारी ने अब तूल पकड़ लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है, क्योंकि ईरानी गरमोट ने बिना किसी चेतावनी के भारतीय सुपर टैंकर को निशाना बनाया। चलिए इस मैप के जरिए समझते हैं कि ये पूरी घटना कैसे और कहां हुई। दरअसल भारत का जहाज इराक से तेल लेकर आ रहा था। करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आ रहा था। शिपिंग मॉनिटर, टैंकर ट्रैकर्स और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जब भारतीय जहाज ओमान के पास से गुजर रहा था, तभी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की 2 गनबोटों ने बिना किसी रेडियो चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी।